ठोस। क्या देखना है हम लोगों को? तो ठोस। होता क्या है ठोस? तो देखते हैं। ठोस, सॉलिड। तो ठोस क्या होता है, बस इसका परिभाषा जानना है। इसका कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। तो वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ठोस कहते हैं। यानी जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का आज जो आकार है वही आकार कल भी रहेगा, और जितना इसका जो है सो आज आयतन है उतना ही कल भी इसका आयतन रहेगा। ठीक है, उतना ही इसका कल भी आयतन रहेगा। यानी आज जितना जगह घेर रहा है कल उतना ही जगह घेरेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ठोस किसको कहेंगे? तो जिसका आकार और आयतन नहीं बदलता हो, जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, नहीं बदलता हो, उसको क्या कहते हैं? ठोस। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं लकड़ी, उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद पत्थर, उसके बाद कोयला, उसके बाद जो है चीनी, उसके बाद नमक आदि बहुत सारा चीज़ ले सकते हैं। क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है, आप अपने चारों तरफ भी नज़र दौड़ाइएगा, तो बहुत सारा वस्तु आपको ठोस अवस्था में नज़र आ जाएगा। नहीं, और कैसे पहचानेंगे? तो हम बताए हैं कि जिसका आकार या आयतन नहीं बदलता हो उसको क्या कहेंगे? तो ठोस। उसके बाद ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। किस आधार पर? तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को मुख्य रूप से एनसीईआरटी जो कहता है, ठोस को दो भाग में बांटा है। यानी ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, एक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस, जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको एमॉर्फस सॉलिड। तो किसको क्रिस्टलीय और किसको अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे? तो उसका परिभाषा दोनों का देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण तीनों विमाओं में क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी वे ठोस जिसमें अवयवी कण तीनों विमाओं में क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय किसको कहेंगे? तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण तीनों विमाओं में क्रम से व्यवस्थित नहीं रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।
अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, तो अवयवी कण तीनों विमाओं में क्रम से व्यवस्थित, और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, तो अवयवी कण तीनों विमाओं में क्रम से व्यवस्थित नहीं रहता है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, तो अवयवी कण तीनों विमाओं में क्रम से व्यवस्थित नहीं होता है। इसका उदाहरण, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है क्या होता है, तो जिसमें अवयवी कण तीनों विमाओं में क्या रहते हैं, क्रम से व्यवस्थित नहीं रहते हैं। अब हम लोगों को इसका जो है सो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसका क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर, यानी कि ये अमॉर्फस वर्ड जो है ग्रीक भाषा के ओमॉर्फी शब्द से लिया गया है। यानी कि ये एमॉर्फस वर्ड जो है ग्रीक भाषा के किससे लिया गया है, ओमॉर्फी से लिया गया है। और इसका मीनिंग होता है नो शेप, या कह सकते हैं शेपलेस, या क्या कह सकते हैं, शेपलेस। तो शेपलेस कहने का मतलब क्या हुआ, तो शेपलेस कहने का मतलब हुआ कि जिसका कोई शेप नहीं हो, जिसका कोई शेप नहीं हो। तो एमॉर्फस का मतलब ही होता है कि जिसका कोई शेप नहीं हो। तो हम लोगों को समझना था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को, नहीं इसके कॉन्सेप्ट को, कि वास्तव में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। नहीं, वास्तव में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो इसको जानने के लिए हमको जो है सो एक चीज़ जानना पड़ेगा, बीमा किसको कहते हैं, नहीं बीमा किसको कहते हैं, या जिसको अंग्रेजी में एक्सिस भी कहा जाता है। तो बीमा क्या होता है, तो एक्स वाई और जेड अक्ष को, नहीं जेड अक्ष को क्या कहते हैं, बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन कहा जाता है। डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। तो बीमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायमेंशन। बीमा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डायमेंशन। और ये होते क्या हैं बीमा, तो एक्स वाई और जेड अक्ष को क्या कहा जाता है, तो बीमा। एक्स वाई और जेड अक्ष को क्या कहा जाता है, तो बीमा कहा जाता है। ठीक है, अब जो है एक्स वाई और जेड अक्ष होता क्या है, मैथ में हमको क्यों पढ़ाया जाता है, और इसका उपयोग हमारे डेली लाइफ में क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। इसको समझे बिना हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि अगर इस तरह का एगो लाइन खींच दिया जाए, नहीं इस तरह का एगो लाइन खींच दिया जाए, तो ये रेखा जो है, ये रेखा किसको सूचित करता है, तो एक्स अक्ष को। किसको सूचित करता है, एक्स अक्ष को। और ऊपर के तरफ अगर आप एक रेखा खींच देते हैं तो ये किसको व्यक्त करता है, तो वाई अक्ष को। किसको व्यक्त करता है, वाई अक्ष को। और ठीक इसके अंदर या बाहर, जैसे हम देख रहे हैं इस मार्कर को खड़ा करके रखे हुए हैं, या इस मार्कर को आप अंदर के तरफ दिखाइए। इस मार्कर को आप यहीं इस पॉइंट से कहाँ पर, तो अंदर के तरफ दिखाइए। तो अंदर के तरफ दिखाइएगा, ठीक है, अंदर के तरफ दिखाइएगा तो वो कौन सा अक्ष होगा, जेड अक्ष। तो जेड अक्ष को, यानी चूंकि इस मार्कर को हम यहाँ पर फिक्स करके रख नहीं सकते हैं, तो इस मार्कर को फिक्स करके नहीं रख सकते हैं, तो जेड अक्ष को इस तरह क्या करते हैं, दिखाते हैं। जेड अक्ष को इस तरह दिखाते हैं। और ये किसी भी वस्तु के, नहीं ये किसी भी वस्तु के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को। यानी कि इन तीनों बीमाओं द्वारा हम किसी भी वस्तु के लंबाई, चौड़ाई और किसको व्यक्त कर सकते हैं, तो मोटाई को। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को, तो जैसे ये व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, तो ये वाला जो भाग होगा व्हाइट बोर्ड का, नहीं ये वाला जो भाग होगा व्हाइट बोर्ड का, ये जो है कौन सा होगा, तो एक्स। तो ये व्हाइट बोर्ड के किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो लंबाई को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं लंबाई को। और ऊपर के तरफ अगर हम जाते हैं, ऊपर के तरफ सीधे अगर हम जाते हैं, तो ये किसको, तो चौड़ाई या ऊंचाई को कह सकते हैं। चौड़ाई या किसको, तो चौड़ाई या ऊंचाई को। और जो कि क्या हो जाएगा, तो वाई अक्ष।
तो वाई अक्ष हो जाएगा। तो व्हाइट बोर्ड का लंबाई हमको पता चल गया, व्हाइट बोर्ड का हमको चौड़ाई या ऊंचाई पता चल गया, और व्हाइट बोर्ड का कुछ ना कुछ क्या होगा, मोटाई भी होगा। व्हाइट बोर्ड का कुछ ना कुछ क्या होगा, मोटाई भी होगा। तो व्हाइट बोर्ड का कुछ ना कुछ जो मोटाई होगा वो किसको सूचित करेगा, तो जेड अक्ष को। वो किसको सूचित करेगा, तो जेड अक्ष को। तो एक्स वाई और जेड अक्ष आप किसी भी वस्तु में ले सकते हैं। जैसे कि ये कागज़ का पेज ले लीजिए, तो कागज़ का पेज लीजिएगा, तो कागज़ का पेज इस तरह का लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका x हो जाएगा, ये इसका y, और कागज़ की कुछ ना कुछ क्या होगी, तो मोटाई। कागज़ की कुछ ना कुछ क्या होगी, तो मोटाई होगी। तो कागज़ की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, वही उसका क्या होगा, तो जेड हो जाएगा। नहीं, वही उसका जेड हो जाएगा। माचिस का डब्बा देखे होंगे, नहीं माचिस का डब्बा देखे होंगे, तो माचिस का डब्बा अगर देखिएगा, नहीं माचिस का डब्बा अगर देखिएगा, तो इस डब्बे में जो है, इस डब्बे में जो है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, तो y, और ये वाला क्या हो जाएगा, तो z हो जाएगा। नहीं, तो x y और z प्लेन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। x y और z प्लेन क्या होता है, और ये किसी भी वस्तु के किस भाग को व्यक्त करता है, तो ये किसी भी वस्तु के लंबाई चौड़ाई या और मोटाई को व्यक्त करता है। मोटाई को क्या करता है, व्यक्त करता है। लंबाई चौड़ाई और मोटाई को व्यक्त करता है। इसी पर आधारित है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का कॉन्सेप्ट। नहीं, जितने भी कण यहाँ हम बोर्ड पर क्या किए हैं, दिखाए हैं, सभी कणों के पीछे, सभी कणों के ठीक पीछे, सभी कणों के ठीक पीछे अगर हम कण को डाल देते हैं, तो वो कण किस में जाएगा, तो जेड अक्ष में। वो कण किस में जाएगा, तो जेड अक्ष में जाएगा। अब देखिए कि क्रम से, यानी कि एक्स वाई और जेड अक्ष में क्रम से, तो क्रम से कहने का मतलब क्या हुआ, तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद छठा। यानी कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड अक्ष में यदि कण, अवयवी कण क्रम से क्या हो, व्यवस्थित हो, क्रम से क्या हो, व्यवस्थित हो, क्रम से व्यवस्थित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय। उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, उसको क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। लेकिन अब आप देख लीजिए, एक दूसरा फिगर हम लोग देखते हैं, नहीं दूसरा फिगर हम लोग देखते हैं। इस फिगर में देखिए तो अवयवी कण जो है, अवयवी कण जो है क्या एक्स वाई और जेड अक्ष, यानी तीनों अक्ष में क्रम से व्यवस्थित है, तो एक्स वाई और जेड अक्ष तीनों में क्रम से व्यवस्थित नहीं है। क्रम से मतलब पंक्ति में, क्रम से मतलब पंक्ति में, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, तो इसमें क्रम से व्यवस्थित नहीं है। तो ये कौन सा ठोस हो जाएगा, तो अक्रिस्टलीय। कौन सा ठोस हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया होगा कि जिस ठोस में अवयवी कण तीनों विमाओं में क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उसको क्रिस्टलीय ठोस, और जिसमें क्रम से व्यवस्थित नहीं रहते हैं उसको अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रम से नहीं है, इसको समझने के लिए हम दोनों डायग्राम बना दिए हैं। इस डायग्राम को आप क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा के नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ना है कि क्रिस्टलीय ठोस का क्या गुण होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का क्या गुण होता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का कॉन्सेप्ट हमारा जो है सो क्लियर हो गया होगा। तो एक तरफ जो है सो यानी कि लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक तरफ लिखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। यानी कि सबसे पहले इसके बारे में कह सकते हैं, इसकी जो है निश्चित क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। और इसके बारे में क्या कहिएगा, तो अनिश्चित ज्यामितीय
आकृति, अनिश्चित ज्यामितीय आकृति, यानी कि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति और इसकी अनिश्चित ज्यामितीय आकृति। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, नहीं, एक ईंट ले लीजिए और एक ईंट का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, एक ईंट ले लीजिए और एक ईंट का टुकड़ा ले लीजिए। तो ईंट लीजिएगा तो इसका कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति होगा, और आप जानते हैं कि इसका ज्यामितीय आकृति घनाभ जैसा होता है। लेकिन अगर आप एक ईंट का टुकड़ा ले लीजिएगा, ईंट का टुकड़ा ले लीजिएगा, तो इस ईंट के टुकड़े का कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। इस ईंट के टुकड़े का कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। उसी तरह इस निश्चित ज्यामितीय आकृति, अनिश्चित ज्यामितीय आकृति। इसका सतह समतल होगा तो समतल सतह, इसके बारे में कह सकते हैं इसका सतह कैसा होता है, समतल। और इसका सतह तो रफ, सतह कैसा होता है तो रफ, खुरदुरा नहीं, जिसको खुरदुरा कह सकते हैं। इसका सतह समतल नहीं हो करके कैसा होता है, खुरदुरा होता है, ठीक है, खुरदुरा होता है। उसके बाद इसका द्रव्यनांक जो है नियत एवं अस्पष्ट, और इसका द्रव्यनांक देखिएगा, तो नियत और अस्पष्ट नहीं होता है, नियत एवं अस्पष्ट नहीं। नियत का मतलब क्या हुआ, तो अगर यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है तो वो 10 डिग्री सी पर पिघलता है, 10 डिग्री सी पर पिघलता है तो 10 डिग्री सी पर ही पिघलेगा, वो चेंज नहीं करेगा। और अस्पष्ट तो क्लियर है कि कितना डिग्री सी पर पिघल रहा है, तो 10 डिग्री सी पर। लेकिन इसका क्या होता है, तो बदलते रहता है, इसका क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है, यानी कि इसके अवयवी कण दीर्घ परिसर में व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कण दीर्घ परिसर में व्यवस्थित, और इसमें क्या होगा, तो अवयवी कण लघु परिसर में व्यवस्थित, अवयवी कण लघु परिसर में व्यवस्थित। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें अवयवी कणों का जो एक पंक्ति होता है, उसमें अवयवी कणों की संख्या जो है बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक हो सकती है। लेकिन अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें 1 का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, 4 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा नहीं, यानी कि इसमें जो है अवयवी कण ज़्यादा नहीं होता है, यानी अवयवी कण एक पंक्ति में ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए ये किस में, तो लघु परिसर में, और ये किस में, तो दीर्घ परिसर में। यानी कि इसको कह सकते हैं कि जब एक ही पंक्ति में अवयवी कणों की संख्या बहुत अधिक हो तो वो दीर्घ परिसर कहलाता है, और एक ही पंक्ति में अवयवी कणों की संख्या क्या हो, बहुत कम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लघु परिसर। उसको क्या कहेंगे, लघु परिसर, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या होते हैं, तो विषमदैशिक। ये कैसे नेचर के होते हैं, तो विषमदैशिक। और ये क्या होते हैं, तो समदैशिक। ये क्या होते हैं, समदैशिक नहीं। विषमदैशिक क्या होता है, तो भौतिक गुण जब भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब हुआ कि ठोस एगो ले लीजिए, ठीक है, इसके एक्स अक्ष के तरफ जाइए, वाई अक्ष के तरफ जाइए, जेड अक्ष के तरफ जाइएगा तो अलग अलग दिशाओं में जाने पर भौतिक गुण, जैसे कि एक घनत्व ही ले लीजिए, नहीं, उसके बाद द्रव्यनांक ही ले लीजिए, द्रव्यनांक, अपवर्तनांक भी ले सकते हैं, अपवर्तनांक ही ले लीजिए, नहीं, ये सब भौतिक गुण होते हैं। ये सब क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। तो अलग अलग दिशाओं में जाने पर घनत्व या द्रव्यनांक या अपवर्तनांक का मान आपको अलग अलग प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमदैशिक। वो क्या कहलाते हैं, विषमदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक। और
समदैशिक तो अलग अलग दिशाओं में जब इनका मान यानी कि भौतिक गुणों जैसे घनत्व, द्रव्यनांक, अपवर्तनांक का मान समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे? समदैशिक। उसको हम क्या कहेंगे? समदैशिक कहेंगे। उसके बाद गलन की ऊष्मा नहीं, गलन की ऊष्मा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नियत होता है नहीं, और इसके गलन की ऊष्मा नियत नहीं होता है, नियत नहीं होता है, यानी इसके गलन की ऊष्मा नियत नहीं होता है। ठीक है, नियत नहीं होता है। इसे यानी इसको और क्या कहते हैं? तो सत्य ठोस भी कहते हैं, सत्य ठोस भी कहते हैं। इसको और क्या कहा जाता है? सत्य ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? तो झूठा या असत्य ठोस भी कहते हैं, झूठा या असत्य ठोस भी कहते हैं। और इसका एक और नाम दिया गया है, इसे अति शीतलित द्रव भी कहते हैं, अति शीतलित द्रव भी कहते हैं, यानी कि बहुत ठंडा किया हुआ द्रव भी कहते हैं। जैसे पानी को बहुत ठंडा आप कर दीजिएगा, पानी को आप बहुत ठंडा कर दीजिएगा तो वो बर्फ़ यानी कि ठोस के रूप में बदल जाएगा। तो उसी तरह जो है अक्रिस्टलीय ठोस को और क्या कहते हैं? तो अति शीतलित द्रव भी कहते हैं, अति शीतलित द्रव भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है नहीं, ये पूछ सकता है 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ में तो आ ही गया होगा।